वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। आज इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक हम खत्म कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो ही डेरिवेशन और बचते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन ये है कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मीनिंग हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है और उसको कहाँ पे रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या अफेक्ट करेगी वही इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है। सो लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग हो गया कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। इसलिए तो यूनिफॉर्म बोल रहे हैं हम, मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी। सो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली ई, और उसकी डायरेक्शन भी हमने ले ली इस तरफ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो एक चार्ज ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है। चार्ज के आगे पीछे वाली जो स्पेस होती है उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। सो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुई होगी, हमने एक प्लेट ली होगी, उस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, उसको यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज किया होगा, और एक प्लेट पे हमने यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज उसको दिया होगा, एक प्लेट को, ठीक है। प्लेट हो सकती है, प्लेन भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है, प्लेट भी हो सकता है। अब इन दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इन चार्जेस की वजह से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो ऐसे रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये हमने पढ़ा था, ये कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड्स। कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, रेडियली इनवर्ड्स। और ऐसा क्यों होता है ये भी बताया था, बिकॉज जो हम टेस्ट चार्ज हमेशा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, वो टेस्ट चार्ज हमेशा हम लेते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमने एक अजम्पशन की थी, ठीक है। ये अजम्पशन हमने ली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में, ये अजम्पशन है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखना होगा, और टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दैट मीन इस पे जो फोर्स लगाएगा इस तरफ बाहर की तरफ लगाएगा, तो जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी वो आउटवर्ड्स होगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ मैं, अब टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव और ये चार्ज है नेगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और किस तरफ फोर्स लगाएगा, अगर अट्रैक्ट करेगा तो अंदर की तरफ, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई वो कैसी होंगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर आएंगी और नेगेटिव में अंदर जाएंगी, ठीक है। सो हम जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनके सोर्सेज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सोर्स इनका चार्ज ही होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत आपको नहीं है। सो ये हमने एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। अब इसमें हमें एक प्लेस करना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ लिया क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल मींस देखो ये भी चार्ज किया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड भी किया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड भी किया हुआ है, और दोनों अपोजिट हैं, ये प्लस किया हुआ है, ये माइनस किया हुआ है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस पूरी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को दो चार्जेस जिनके बीच, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा, इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे, इन दो चार्जेस की अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब ही होता है दो, ठीक है, टू पोल्स, ठीक है, टू पोल्स। सो डाइपोल होता है दो चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करो इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर हम देखेंगे इस टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या अफेक्ट करेगी। सो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, सपोज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू चार्ज। इस पॉइंट को मान लो ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट को मान लो बी। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने प्लेस कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो ये डॉटेड लाइन से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज थीटा एंगल बना रहा है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a be placed in an external electric field
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोला क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल वाले चार्जेस प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये एक्सटर्नल चार्जेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा। ई के साथ ये डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। डाइपोल और ई के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। सो अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या इफेक्ट करेगी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक चार्ज के आगे पीछे वाली वो स्पेस जहां पे दूसरे चार्जेस पे वो फोर्स लगाती है। इसका मतलब अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, और ये माइनस क्यू चार्ज है इस पे भी फोर्स लगाएगी। इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स ई, और इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू ई। ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ जाओगे। अगर मैंने यहाँ पे रखा है एक डाइपोल, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखना। अब ये पॉजिटिव चार्ज को मुझे बताओ, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दैट इज इस तरफ फोर्स लगाएगा। और ये इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज भी इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्सेस इस तरफ लग रही हैं, तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगी, इस तरफ। तो ये अब आपने याद रख लेना है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग ई। जिस तरफ ई की डायरेक्शन है उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू ई। देखो अभी ये नेगेटिव चार्ज है, इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दैट इज इस तरफ फोर्स लगाएगा। और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, दैट इज दूर भगाएगा, दैट इज ये भी इसी तरफ फोर्स लगाएगा। दैट इज टोटल फोर्स कहाँ लगेगी, अपोजिट टू ई। ई की डायरेक्शन इस तरफ थी, ई के अपोजिट। तो अब आपने याद रख लेना है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग ई, और जो नेगेटिव चार्ज रखेंगे उस पे जो फोर्स लगेगी वो होगी अपोजिट टू ई। यह भी याद रख लेना आपने, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगी अलॉन्ग ई और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी अपोजिट टू ई। अब कितनी फोर्स लगेगी वो यहाँ पे देखो, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है किसी चार्ज पे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, जो चार्ज है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इतनी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाती है। कितनी फोर्स, क्यू इंटू ई। तो इस पे इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, क्योंकि ये चार्ज कितना है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई, तो क्यू इंटू ई। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स की डायरेक्शन होगी टू अलॉन्ग ई। अब देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। अब इस पे जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड भी क्यू ई ही होगा, बिकॉज ये भी चार्ज कितना है, क्यू ही है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। ये भी चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक ये भी किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे भी फोर्स लगेगी क्यू ई। बस डिफरेंस इतना होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू ई। किसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, बिकॉज ये माइनस क्यू चार्ज था, इसलिए हमने यहाँ माइनस नहीं लिया। माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है यहाँ पे, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। सो ये प्लस था, इसका मतलब अलॉन्ग ई, ये माइनस था चार्ज, इसलिए इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपोजिट टू ई, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिखा। माइनस की जगह ये आ गया ना, हमने डायरेक्शन बता दी, माइनस हमने डायरेक्शन ही बताता है। सो फोर्स की डायरेक्शन आ गई अपोजिट टू ई। अब मुझे बताओ इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, एफ नेट। अब देख रहे हो कि इस चार्ज पे फोर्स लग रही है क्यू ई और इस चार्ज पे भी फोर्स लग रही है क्यू ई, और दोनों फोर्सेस अपोजिट है, यहाँ देखो इक्वल है एंड अपोजिट भी है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो, बिकॉज इस चार्ज पे लग रही है इस तरफ फोर्स कितनी, क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और इस चार्ज पे इस तरफ फोर्स लग रही है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। इट मीन्स नेट फोर्स जीरो का मतलब हो गया देयर विल बी नो लीनियर मोशन, देयर विल बी नो लीनियर मोशन। फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है लीनियर मोशन के लिए। फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लीनियर मोशन के लिए, इसलिए यहाँ पे कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि टोटल फोर्स जो इस डाइपोल पे लग रही है वो कितनी लग रही है, जीरो। तो अब पहला पॉइंट हमें मिल गया, जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उस पे नेट फोर्स जीरो लगेगी। इट मीन्स उसमें कोई भी लीनियर मोशन नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लीनियर मोशन समझती हो ना, जब पूरी बॉडी मूव करती है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। और लेकिन एफ नेट जीरो होने से लीनियर मोशन जीरो हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मोशन नहीं हो सकता। मोशन एक और टाइप का मोशन होता है, दैट इज रोटेशनल मोशन। अब हम रोटेशनल मोशन चेक करेंगे, क्या रोटेशनल मोशन तो नहीं होगा इसमें, देखो इसमें लीनियर मोशन तो नहीं होगा, बिकॉज लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा था। और रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। तो टॉर्क अगर जीरो हुआ तो इसमें रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे क्या इसमें टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा। अब ये जो दो फोर्सेस है ना, ये इक्वल एंड अपोजिट हैं बट एक्टिंग अलोंग दी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन।
उसका क्या मीनिंग हुआ? उसका मीनिंग ये हो गया कि सपोज, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन तो आप 2 मिनट में कर लोगे, ये डेरिवेशन 2 स्टेप्स की है, सिर्फ 2 स्टेप्स की डेरिवेशन है ये, बट बीच में कितने सारे कंसेप्ट मैंने बताए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 फोर्सेस, अगर किसी बॉक्स पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, ये 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस बॉक्स पे, और ये भी 5 न्यूटन की, और इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब किस लाइन के अलोंग लग रही है, तो दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में देयर विल बी नो मोशन, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। नो मोशन का मीनिंग हो गया कोई भी मोशन नहीं होगा, ना ही लीनियर मोशन होगा, ना ही रोटेशनल मोशन होगा, क्योंकि ये फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल, अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग, ये 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है, एंड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, ठीक है। अगर ये कंडीशन कहीं पे आ जाए तो वहां पे कोई भी मोशन नहीं होता, ना ही लीनियर मोशन होगा, ना ही रोटेशनल मोशन होगा। लेकिन हमारे वाले केस में क्या है, एक केस और लेते हैं अब, ये बॉक्स है, सपोज एक फोर्स लग रही है यहाँ पे 5 न्यूटन, एक फोर्स लग रही है सपोज यहाँ पे 5 न्यूटन। अब इस केस में भी फोर्सेस इक्वल है, देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है, 5 न्यूटन, और अपोजिट भी है 180 डिग्री, अपोजिट का मतलब 180 डिग्री का एंगल, देखो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो यहाँ पे फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट भी है, बट थर्ड कंडीशन जो है वो चेंज होगी, एंड एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो थर्ड कंडीशन यहाँ पे चेंज होगी। पहली 2 कंडीशन वही है, इक्वल एंड अपोजिट। सो इक्वल एंड अपोजिट की वजह से क्या होगा, देयर विल बी नो लीनियर मोशन तो नहीं होगा यहाँ पे, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, देयर विल बी नो लीनियर मोशन तब होता है जब पूरी बॉडी मूव करती है विद सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो लीनियर मोशन तो इस केस में नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है कि एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तब रोटेशनल मोशन पॉसिबल होता है। देखो ना, यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे फोर्स, तो ये वाली फोर्स क्या करेगी, इस बॉक्स को इधर से इधर घुमाएगी, ये वाली फोर्स इसको इधर से घुमाएगी, तो एज ए होल ये रोटेट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि फोर्स कितनी है। ऐसा हो कि फोर्स आप छोटी सी लगा रहे हो और इस बॉक्स का वेट बहुत ज्यादा हो, तो तब तो रोटेट नहीं करेगा ना, बट ये ट्राई करेंगी फोर्सेज, दिस फोर्सेज ट्राइज टू रोटेट द बॉक्स, मतलब यहाँ पे रोटेशनल मोशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो ये 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है। अगर फोर्सेस इक्वल, अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन हुई तब तो कोई भी मोशन नहीं होता, बट अगर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हुई तब तो नो लीनियर मोशन होगा, एंड एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन तब रोटेशनल मोशन हो सकता है। लीनियर मोशन तो इस केस में भी नहीं होगा, बट रोटेशनल मोशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये पेन है आपके पास, यहाँ पे है, ठीक है, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ और दोनों फोर्सेस इक्वल, अपोजिट, और देखो इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो ये पेन अपनी जगह से हिल रहा है, अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ नहीं हिल रहा, बिकॉज ये वाली कंडीशन आ रही है, इक्वल, अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग दी सेम लाइन ऑफ एक्शन, ना ही इसमें लीनियर मोशन होगा, ना ही इसमें रोटेशनल मोशन होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक फोर्स, और इक्वल फोर्सेज लगा रहा हूँ, बट लाइन ऑफ एक्शन दोनों का चेंज हो गया, ठीक है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आ जाएगा ये वाली लाइन, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। अब लगाओ फोर्स, तो क्या होगा, कॉमन सी बात, आप सोचो क्या होगा, लीनियर मोशन तो नहीं होगा, बट क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। देखो ये रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन क्या है, रोटेशनल मोशन वो वाला मोशन होता है जिसमें सेंटर ऑफ मास को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स सर्कल में घूमते हैं, ठीक है, ठीक है। घूमने और चलने में डिफरेंस होता है। लीनियर मोशन हो गया चलना, पूरी बॉडी जब चले, जैसे ये इसमें फोर्स लगा रहा हूं, ये देखो ये लीनियर मोशन है, ये चल रहा है पेन। रोटेशनल मोशन में देखो ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे मार्कर से मैं मार्क कर दूं तो ये सेंटर वाला पॉइंट वहीं पे रहेगा, ये नहीं हिलेगा, बाकी सारे पॉइंट्स रोटेट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। जब रोटेशनल मोशन जब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता, बाकी सभी पॉइंट्स जो हैं वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करते हैं। तो इस केस में देखो क्या हुआ, रोटेट हो गया। किस केस में, इस केस में जब इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगा तब रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। तो हमारा ये यहाँ डाइपोल के केस में भी यही केस बन रहा है। देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं बट इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बट लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन आ गई, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन आ गई, तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, दे ट्राई टू रोटेट दी डाइपोल। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पहली बात नेट फोर्स जीरो होगी, देयर विल बी नो लीनियर मोशन, बट देयर विल बी टॉर्क, वहां पे टॉर्क जरूर होगा, और टॉर्क की वजह से क्या होगा, वो रोटेट करेगा, टॉर्क की वजह से क्या होगा, वो रोटेट करेगा, मतलब रोटेशनल मोशन यहाँ पे होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा। देखो ये इसको आप मान लो डाइपोल, ठीक है। तो एक फोर्स, सॉरी ये पॉजिटिव वाली फोर्स इस तरफ लग रही है और नेगेटिव वाली इस तरफ, तो लगाओ, ये देखो क्या होगा, ये रोटेट होगा। सो हम यहाँ पे आप लिखेंगे बट दीज फोर्सेस आर
इक्वल, opposite and acting along different line of actions, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, बट दीज फोर्सेस आर इक्वल, अपोजिट एंड एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये बी पॉइंट पे लग रही है, ये ए पॉइंट पे लग रही है। अगर डिफरेंट पॉइंट्स हो तो लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर दे विल ट्राई टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल को ये क्या करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे। और जहां पे रोटेशनल मोशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टॉर्क होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क, ठीक है। फोर्स क्या करती है, फोर्स लीनियर मोशन करती है, और टॉर्क क्या करता है, टॉर्क रोटेशनल मोशन करता है, ठीक है। फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से होता है लीनियर मोशन, और जो रोटेशनल मोशन होता है ना, वो टॉर्क की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से। और टॉर्क को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इस सिंबल को बोलते हैं टाउ, ठीक है, TOU टाउ। और टॉर्क का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको किसी चीज़ को रोटेट करना है तो वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। सपोज आपके घर में जो दरवाज़ा लगा होता है ना, दरवाज़ा, ठीक है, डोर जो होता है, यहाँ से ये हिंज है, यहाँ पे इसका हैंडल है। तो अगर आप यहाँ से इसको खोलते हो, दरवाज़ा जब घूमता है तो कैसा मोशन होता है, इमेजिन करो, रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। यहाँ से जब इसको धक्का देते हो तो आपको ईजी लगता है इसको खोलना, लगता है ना इजी। और यहाँ से जब धक्का देते हो बिल्कुल इसके पास से, जहाँ से ये अटैच है वहाँ से, तो आपको मुश्किल लगेगा। क्यों, आपने डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम कर दिया, और डिस्टेंस को जब कम करोगे तो उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क। तो टॉर्क सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ से फोर्स लगाओ, चाहे यहाँ से लगाओ, चाहे यहाँ से लगाओ, टॉर्क इज फिक्स्ड। तो फिक्स्ड फोर्स नहीं रहती, फिक्स्ड एक और क्वांटिटी है। क्या फिक्स्ड रहता है, टॉर्क फिक्स्ड रहता है। इसलिए रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बट फोर्स के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। कितनी चीज रोटेट करेगी वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। रोटेशनल मोशन क्या हो गया, रोटेट कितनी करेगी, और रोटेट कितनी करेगी वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ और इस पॉइंट से 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ, आप ये ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से जब 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो दरवाजा ज्यादा रोटेट कर जाएगा, और यहाँ से जब 10 न्यूटन की फोर्स लगाई दरवाजा कम रोटेट करेगा। इसका मतलब है सिर्फ फोर्स पे रोटेशनल मोशन डिपेंड नहीं करता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ आपने डिस्टेंस को कम किया तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी फिर, ठीक है। मतलब देखो, डिस्टेंस को कम किया तो रोटेशन कम हुई, यहाँ पे डिस्टेंस को ज्यादा किया तो रोटेशन ज्यादा हुई। सो रोटेशन किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे भी और फोर्स पे भी। इसलिए हमने नई क्वांटिटी लाई टॉर्क। तो ये 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है, ठीक है। ऐसे इजी वर्ड में ऐसे समझ लो, रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क लगेगा, तो हमें टॉर्क फाइंड करना है। देयरफॉर टॉर्क, जिसको हम किससे डिनोट कर, टॉर्क विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो दो पॉइंट ऑफ एक्शन है उनके बीच का, ठीक है, जहां पे दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन से पॉइंट पे लग रही हैं, ए और बी पे, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे बताओ। ये आ गया आपका ए, ये आ गया पॉइंट बी। ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं बनाऊं इस फोर्स की, ये इस पे फोर्स इस तरफ लग रही थी, और इस पे लाइन ऑफ एक्शन बनाऊं तो इस पे फोर्स इस तरफ लग रही थी। इन दो लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, ये वाला, तो ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस लेना है, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इंप्लाइज दैट टॉर्क का सिंबल आ गया आपका टाउ विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्स। दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो आ जाएगा क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस हमें यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, बता दिया मैंने। इस पॉइंट को मान लो सी, ठीक है, बी सी, कौन सा डिस्टेंस, बी सी, विच इंप्लाइज दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू क्यू ई, हो गया आपका डेरिवेशन बस, बी सी। अब बी सी की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। देखो ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लेता हूँ, किसकी, साइन थीटा की, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये आ गया थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है पहले ये बताओ, रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच इंप्लाइज दैट साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर होता है थीटा के अपोजिट वाली साइड, और वो है बी सी,
और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड दैट इज राइट एंगल के अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, ये तो डिस्टेंस 2a है, डाइपोल का डिस्टेंस 2a डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो BC विल बी इक्वल टू 2a sin थीटा। तो BC की जगह ये आ जाएगा, ये हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है। BC इज इक्वल टू 2a sin थीटा। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू QE, BC की जगह आपका आ जाएगा 2a sin थीटा। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था तब हमने एक टर्म और पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विच इज इक्वल टू Q इंटू 2a, जिसको P से डिनोट करते थे, ठीक है। ये भी पढ़ लिया हमने। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू जो डाइपोल का डिस्टेंस होता है इंटू एक चार्ज की वैल्यू ले लेनी है, आइदर ऑफ द चार्ज, माइनस Q प्लस Q, ये डाइपोल होता है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a, सो आइदर ऑफ द चार्ज, एक चार्ज इंटू डिस्टेंस, इसको इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P। और यहाँ पे देखो Q भी है और 2a भी है, तो इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल P आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P, और ये E और ये साइन थीटा। सो जब भी आप डाइपोल को रखोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें कोई भी नेट फोर्स नहीं होगी, दैट इज नो लीनियर मोशन, बट दीज फोर्सेस आर इक्वल अपोजिट बट एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर दे ट्राई टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर रोटेशन हुआ तो टॉर्क एक्ट करेगा, और टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने डिराइव किया। टॉर्क आपका उस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, P इंटू E इंटू साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, इन वेक्टर फॉर्म में ये आपका हो जाएगा, बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है डाइपोल। ये भी 11th क्लास में आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर को हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B, जो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, A और B, ये दो वेक्टर्स हैं, अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इनके बीच का एंगल होता है थीटा, ये वाला, ठीक है। सिमिलरली एक होता है डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, ये किसके इक्वल होता है, A B इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमने ये यूज किया है। ए बी साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, A क्रॉस B, तो यहाँ पे A की जगह P है और B की जगह E है, तो P E साइन थीटा, तो P E साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, P क्रॉस E, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा। अब बात आई टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा भी होगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, अगर दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट आया एक थर्ड वेक्टर C, तो इस जो C की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। मीन्स ये अगर आपके पास A है, ये आपके पास वेक्टर B है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। ये जो पेन की डायरेक्शन है या तो बाहर की तरफ हो सकती है या पेज के अंदर की तरफ भी हो सकती है, ऐसे नीचे से, ठीक है। सो जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर जो आता है वो हमेशा वेक्टर आता है एक, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। जिस प्लान में ये दोनों होंगे उस प्लान के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर to the plane containing P and E, जिस प्लान में P और E है उसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे P और E दोनों इस पेपर के प्लान में तो उसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं डायरेक्शन बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे P की डायरेक्शन कहाँ है। P जब हमने पढ़ा था, P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू Q इंटू 2a, और इसकी डायरेक्शन मैंने बताई थी नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। P की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये है और पॉजिटिव चार्ज ये है, तो P की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये आपका आ गया P वेक्टर, और E की डायरेक्शन कहाँ है, E की डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब हमें निकालनी है टाउ की डायरेक्शन, तो टाउ की डायरेक्शन होगी जहाँ पे ये पेन है, या तो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, वो अब हम देखेंगे इनवर्ड है या आउटवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड इनवर्ड्स दी प्लान के इनवर्ड्स होगी, वो कैसे, उसके लिए हम एक रूल यूज करेंगे। तो टाउ की डायरेक्शन के लिए एक राइट हैंड स्क्रू रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल। आप लोग क्या कर रहे हैं, एक स्क्रू लेना है, स्क्रू को रखा हमने यहाँ पे जहाँ पे ये पेन है, और उसको P से E की तरफ रोटेट करना है, P से E की तरफ। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे E है, तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे। तो मुझे बताओ स्क्रू को जब हम ऐसे रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो अंदर जाता है या बाहर आता है, ठीक है। मेजर करो ना, यहाँ पे हमने एक स्क्रू रखा और उसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, P से E की तरफ घुमाना है इस तरफ,
तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब किसी नट को हम घुमाते हैं, स्क्रू को घुमाते हैं, तो वो अंदर की तरफ जाता है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी, टाउ की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो होगी। अब परपेंडिकुलर में भी दो केस बनते हैं कि बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, इस तरफ या अंदर की तरफ। सो हमने देख लिया, स्क्रू रोल लगा के देख लिया। सो जो डायरेक्शन होगी टाउ की, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अंदर की तरफ मतलब ये दोनों है ना, पेज के इस तरफ से अगर मैं आऊँ ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ होगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की बात होगी। अब इसके दो स्पेशल केसेस हैं, वो देख लेते हैं। स्पेशल केसेस, केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या था? थीटा था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने उठा के कहाँ पे रखा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और कितने एंगल पे रखा? थीटा पे। अब सपोज करो कि हमने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठाया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो कैसे रखा? ऐसे रखा। इसकी बजाय हमने कैसे रखा? एट एन एंगल 0 डिग्री। तो तब इस पर कितना टॉर्क लगेगा वो हमें देखना है। सो अगर स्टार्टिंग में जो हमने डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कितने एंगल पे रखा? 0 डिग्री एंगल पे रखा। दैट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही रखा हमने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, देखो इस तरह से। और हमने डाइपोल को स्टार्टिंग में कैसे रखा? इस डायरेक्शन में रखा अगर, तो तब क्या होगा? तब इस पर कितना टॉर्क लगेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, इस केस में। सो इस केस में टॉर्क आपका हो जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और थीटा कितना है इस केस में? 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 0 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर विल बी 0। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस डायरेक्शन में रखोगे, अलोंग द ई की डायरेक्शन में रखोगे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद ई, उस केस में उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। मतलब अब ये रोटेट नहीं होगा, इट मीन्स ये इसकी स्टेबल पोजीशन है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, इसके बाद ये रोटेट नहीं करेगा। अगर इस डायरेक्शन में रखा तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, बिकॉज टॉर्क कितना है? 0 है। अगर किसी और पोजीशन पे रखते हो तो तब इस पे टॉर्क लगेगा और ये घूमेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस पोजीशन में रखते हो देन टॉर्क विल बी 0। फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर आप स्टार्टिंग में डाइपोल को कैसे रखते हो? 90 डिग्री पे। मतलब ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और डाइपोल को कैसे रखा? ऐसे परपेंडिकुलर रखा आपने। इसको एक बार देख भी लो। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में रखता हूं तो मुझे बताओ, प्लस के ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ और माइनस के ऊपर इस तरफ, क्या ये रोटेट होगा? आपका आंसर होगा नो। ये पेन है, देखो इसको मैं इस तरफ से भी खींच रहा हूँ, इस तरफ से भी खींच रहा हूँ, क्या ये रोटेट होगा? नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो रहा। देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, रोटेट होगा नहीं। तो टॉर्क 0 है, इसलिए नहीं हो रहा। अब इस केस में देखो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क विल बी इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिया है। सो 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू 1। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू P इंटू E। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। जब भी किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें मैक्सिमम जो टॉर्क लगता है वो PE लगता है, बिकॉज PE इंटू साइन थीटा होता है टॉर्क, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है जो 90 पे होती है। ठीक है, इसलिए ये मैक्सिमम टॉर्क है और ये आपका मिनिमम टॉर्क है। ये भी आपको याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें मिनिमम टॉर्क कब लगेगा? मतलब 0 मिनिमम लगेगा जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। इस पोजीशन में उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, मतलब इस पोजीशन में ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये अब रोटेट नहीं होगा। और मैक्सिमम कब लगेगा? जब 90 डिग्री पे होगा। तो इस पर लगेगा टॉर्क, ये घूमेगा और घूम के वापस अपनी इस पोजीशन पे आएगा। आप क्या कहते हैं इसको, ये जो है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको आप जिस मर्जी पोजीशन पे रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा के हमेशा किस पोजीशन पे लाएगी? इस पोजीशन पे लाएगी, बिकॉज इस पोजीशन पे क्या है? इस पोजीशन पे ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसका। इस पोजीशन पे टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है, तो दोनों चीजें 0 तो स्टेबल हो गया ना। अगर आप पे फोर्स लग रही है तो आप स्टेबल हो गए? नहीं। आप स्टेबल कब हो गए? जब आप पे कोई भी फोर्स, कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है। ठीक है, सो इस केस में फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है। सो दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने यहाँ पे डाइपोल रखा ऐसे, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा के यहाँ पे लेके आएगी। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा बस वहां पे स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज टॉर्क 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी याद रखना। मैंने इस पोजीशन पे रखा टॉर्क को, डाइपोल को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसको घुमा के ऐसे ले आएगी। ठीक है, हमेशा। सो एक केस और देख लेते हैं 180 डिग्री का, विच इज इंपॉर्टेंट, केस नंबर 3। ठीक है, ये कोई डिस्कस नहीं करता बट ये इंपॉर्टेंट है। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री, मतलब आपने स्टार्टिंग में डाइपोल को कैसे रखा? इसी डायरेक्शन में रखा, बट पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, उल्टा ऐसे रखा। ठीक है, पॉजिटिव, अब पहले नेगेटिव इस तरफ था, पॉजिटिव इस तरफ था, उल्टा कर दिया, पूरा 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। उस केस में देखो टॉर्क विल बी इक्वल टू PE साइन थीटा होता है, और साइन थीटा कितना आ गया? 180 डिग्री। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू साइन 180 पे भी कितना होता है? 0 ही होता है, तो ये भी 0, तो इस केस में भी 0 आ गया टॉर्क। इसमें भी टॉर्क कितना आया? मिनिमम। तो इस केस में भी टॉर्क 0 है।
तो ये केस कोई डिस्कस नहीं करता, यहाँ पे भी टॉर्क जीरो, यहाँ पे भी टॉर्क जीरो। तो क्या ये दोनों पोजीशन सेम है? नो, आंसर इज नो, ये दोनों पोजीशन सेम नहीं है, इनमें कुछ डिफरेंस भी है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जिस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए और नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं लग रहा, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने देखा फोर्स तो पहले से जीरो थी, नेट फोर्स पहले से जीरो थी, अब इस पोजीशन में टॉर्क भी जीरो है और इस पोजीशन पे भी टॉर्क भी जीरो है, तो ये दोनों पोजीशन कैसी है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये कंसेप्ट की बात है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल। हाउ? ये स्टेबल कैसे है, ये अनस्टेबल कैसे है? देखो, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने डाइपोल को रखा 0 डिग्री पे। ठीक है, ये रखा हमने प्लस क्यू माइनस क्यू 0 डिग्री पे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, मैंने इतना सा रोटेट किया। ठीक है, यहाँ पे आ गया डाइपोल, यहाँ पे आ गया डाइपोल, तो क्या करेगा? अब यहाँ पे ला के मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको खुद एक्सटर्नल फोर्स लगाई खुद से और इसको घुमा के ऐसे किया, अब छोड़ दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसको वापस इसी पोजीशन पे लाएगी, इसी पोजीशन पे लाएगी ना, स्टेबल पोजीशन पे, मतलब यही स्टेबल पोजीशन है, इसके लिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दूसरे केस में देखो क्या होगा, दूसरे केस में ऐसा नहीं होगा। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने रखा ऐसे डाइपोल, यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है 180 डिग्री पे। अब मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया, इस पोजीशन पे लाया। ठीक है, प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। अब क्या होगा? ये इस पोजीशन पे लाके मैंने छोड़ दिया, क्या ये रोटेट करके वापस आएगा? नहीं, ये रोटेट करके वापस यहाँ पे नहीं आएगा, ये रोटेट करके जीरो वाली पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब ये पोजीशन स्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी है, बट ये पोजीशन स्टेबल नहीं है। अगर ये पोजीशन स्टेबल होती तो यहाँ से इतने दूर क्यों जाता? यहाँ से इधर ही आ जाता ना। अब आप पूछो ये यहाँ से इधर क्यों गया, ये भी देख लो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ फोर्स लग रही है? इस तरफ। नेगेटिव पे किस तरफ लग रही है? इस तरफ। ये भी देख लो। ठीक है, तो इस तरफ लग रही है, तो ऐसे कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा। सो हमने ये देखा कि जब एंगल 0 डिग्री था तब टॉर्क आ गया 0, फोर्स तो पहले से 0 थी, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब 180 डिग्री होगा तब भी टॉर्क 0, फोर्स पहले से 0 थी, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बट ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? अगर इस पोजीशन से मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को मूव करूंगा तो वो वापस इस पोजीशन पे नहीं आएगा, वापस किस पोजीशन पे जाएगा? 0 डिग्री वाली पोजीशन पे जाएगा। किस पोजीशन पे जाएगा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री वाली से अगर मैं रोटेट करता हूँ, देखो ऐसे रोटेट किया तो ये वापस 0 डिग्री वाले पे आएगा। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसको मैंने जब रोटेट किया, अब छोड़ दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ, तो कहाँ जाएगा? ये वापस आएगा 0 वाली पोजीशन पे। यहाँ पे देखो, ये वापस 0 वाली, वापस 180 वाली पोजीशन पे नहीं गया, ये 180 की पोजीशन थी, मैंने उसको ऐसे किया एक्सटर्नल फोर्स लगा के और छोड़ दिया। अब ये वापस 180 वाली पोजीशन पे नहीं जाएगा, देखो फोर्स इस तरफ लग रही है और यहाँ से इस तरफ लग रही है, तो ये घूम के वापस कहाँ आएगा? 0 डिग्री वाली पे। सो 0 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल है और ये वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम होता है वो वाली पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स नेट टॉर्क 0। सो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेशन, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, सो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उस पर नेट फोर्स होगी 0, दैट इज देयर विल बी नो लीनियर मोशन, बट दीज फोर्सेस आर इक्वल अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। और ये हमने एग्जांपल से समझा, जब ये वाली कंडीशन होती है तब बॉडी रोटेट करती है, वो फोर्सेस क्या करती हैं? उस बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करती हैं ऐसे। ठीक है, सो अगर रोटेशन हुई तो वहां पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वैल्यू ये होती है, तो टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया और वेक्टर फॉर्म में लिखा इसको पी क्रॉस ई। अब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट, अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है तो उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर, या तो इनवर्ड्स या तो आउटवर्ड्स। अब इनवर्ड हो गई या आउटवर्ड हो गई? इनवर्ड्स होगी। इनवर्ड कैसे होगी? तो वो स्क्रू रूल लगाना है आपने, पी की डायरेक्शन आ गई ये, ई की डायरेक्शन आ गई ये, तो स्क्रू यहाँ पे रखा है इस ए पॉइंट पे और उसको घुमाया पी से ई की तरफ, पी से ई की तरफ, तो इस तरफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, पी से ई देखो ना क्लॉकवाइज ही जाएगा, ये पी की डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये आ गई पी की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन आ गई आपकी ये, तो पी से ई की तरफ घुमाया, दैट इज क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? ऐसे जब नेट को घुमाते हैं स्क्रू को, तो वो अंदर जाता है या बाहर आता है? अंदर जाता है, इसका मतलब इनवर्ड्स होगी डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात होगी। फिर हमने देखे स्पेशल केसेस, अगर थीटा 0 हुआ, मतलब स्टार्टिंग में आपने डाइपोल को ऐसे रखा तो उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, फोर्स पहले से 0 थी, टॉर्क भी 0 हो गया, इट मींस इट इज अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्योंकि यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करके छोड़ दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इसको इस डायरेक्शन में ले आएगी। कैसे इस डायरेक्शन में ले आएगी? जब यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे ले आया तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाएगी और नेगेटिव पे इस तरफ, तो ये घूम के वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। 90 डिग्री पे टॉर्क लगेगा मैक्सिमम, दैट इज पीई।
ठीक है, और 180 डिग्री पे भी टॉर्क लगेगा 0, बट दिस इज अ इक्विलिब्रियम बट नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पोजीशन से जब हम इसको घुमाएंगे तो ये वापस इस पोजीशन पे नहीं आएगा, ये घूम के कहाँ जाएगा, 0 वाली पोजीशन पे जाएगा, बिकॉज 0 वाली पोजीशन पे उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क लगता है। ठीक है, ये देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल को रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसको हम एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, हम खुद फोर्स लगाते हैं, हमने लगाई उस पर फोर्स, ठीक है, और उसको किया मूव, तो फोर्स भी लगाई और वो मूव भी हुआ, तो वर्क डन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, वर्क डन। उसी वर्क डन के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, कितना वर्क डन होगा। अगर हम किसी डाइपोल को जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसको अगर हम फोर्स लगा के घुमाते हैं तो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को हमें फाइंड करना है। बट एक चीज यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे जो वर्क डन होगा, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो रोटेशनल मोशन हो रहा है। हम इसको पकड़ के हम इसको घुमा रहे हैं, चला नहीं रहे हैं। ठीक है, लीनियर मोशन नहीं, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो वर्क डन कौन सा निकालना है, रोटेशनल मोशन का वर्क डन निकालना है। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला होता है मुझे बताओ। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, बट ये किस केस में होता है, ये होता है लीनियर के केस में, लीनियर मोशन के केस में। बट यहाँ पे हम उसको रोटेट कर रहे हैं, लीनियर मोशन नहीं कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, दैट इज रोटेशन मोशन कर रहे हैं। तो रोटेशन मोशन में मुझे बताओ फोर्स की जगह क्या आएगा, फोर्स की जगह आएगा टॉर्क, सो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू, और डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, एंगल, क्योंकि रोटेशन मोशन में हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा, क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कितना एंगल डिस्क्राइब किया, दैट इज थीटा, सो इंटू एंगल थीटा। सो ये वाला वर्क डन फाइंड करना है, रोटेशन वाला, ये वाला नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उसको मूव नहीं कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन हो रहा है। सो वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमें एक डाइपोल रखा हुआ है, उसको रोटेट करना है और उसका वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक डाइपोल है, यहाँ पे ये आ गया आपका डाइपोल, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, और ये एंगल बना रहा है सपोज थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल अभी बना रहा है, थीटा। हमें इसको क्या करना है, इस पोजीशन से थोड़ा सा रोटेट करना है। ठीक है, यहाँ तक ले आए सपोज, रोटेट करना है, और रोटेट करने में हमें पता है वर्क डन होगा, बिकॉज फोर्स लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे, सॉरी, रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए। हम रोटेट कर रहे हैं तो हम टॉर्क लगा रहे हैं, और ये एंगल भी चेंज हो रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा जितना हमने टॉर्क लगाया इनटू एंगल। ठीक है, वर्क डन ये हो जाएगा। सो इतना सिंपल भी नहीं है वर्क डन फाइंड करना, बिकॉज यहाँ पे जो टॉर्क है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब टॉर्क कैसा होता है, जब टॉर्क कैसा होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये सब 11th क्लास के टॉपिक हैं। और ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब फोर्स कैसी होती है, कांस्टेंट फोर्स अगर लग रही हो, तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, याद करो 11th क्लास का टॉपिक था एक, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। पहले हम छोटा सा वर्क डन फाइंड करते हैं DW, क्योंकि फोर्स चेंज हो रही है ना, देखो फोर्स चेंज हो रही है। अगर एक बॉक्स है, इस पे लग रही है फोर्स 5 न्यूटन की फोर्स लगी, और ये डिस्टेंस मूव करते जा रहा है, फिर नेक्स्ट सेकंड में हमने फोर्स बढ़ा दी, 6 न्यूटन कर दी, फिर 7 न्यूटन कर दी, तो कैसे आप फोर्स इंटू डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के वर्क डन कैसे फाइंड कर सकते हो। फोर्स की क्या वैल्यू डालोगे, 5 न्यूटन डालोगे, 6 न्यूटन डालोगे, 7 न्यूटन डालोगे, क्योंकि फोर्स तो हमने हर पॉइंट पे चेंज की, इंक्रीज की, तो फोर्स की क्या वैल्यू डालोगे। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, फिर इंटीग्रेशन का यूज करके। इंटीग्रेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, हम पहले छोटा सा वर्क डन फाइंड करते हैं छोटे से पीरियड के लिए, DW विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू स्मॉल एंगल, क्योंकि मैं रोटेशनल वर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लीनियर मोशन की बात नहीं कर रहा। अगर लीनियर वर्क डन फाइंड करना है इस केस में, ठीक है, तो DW विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू छोटा सा डिस्टेंस लेंगे DS। पहले हम छोटा सा वर्क डन फाइंड करते हैं, क्योंकि छोटे से वर्क डन के लिए, मतलब छोटा सा डिस्टेंस के लिए फोर्स तो कांस्टेंट रही होगी। देखो ना, फोर्स पहले 5 थी, फिर 6 हुई, फिर 7 हुई, बट मैं छोटा सा इंटरवल ले रहा हूँ, छोटे से इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट रही होगी, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो कितना क्लेवर कंसेप्ट है ये। हमने छोटे से डिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, क्योंकि छोटे से डिस्टेंस में, छोटे से टाइम में, बिल्कुल छोटे से टाइम में तो फोर्स कांस्टेंट ही रही होगी। ठीक है, तो फिर हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट,
इंटीग्रेट विद लिमिट्स, यहाँ पे डिस्टेंस की लिमिट्स डाल देते हैं यहाँ पे, तो लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन क्या होता है, सम ऑफ में हमने छोटे से इंटरवल के लिए वर्क डन निकाला, फिर नेक्स्ट छोटे से इंटरवल के लिए वर्क डन निकालेंगे, फिर नेक्स्ट छोटे से इंटरवल के लिए वर्क डन निकालेंगे और इन सबको करेंगे ऐड। तो इंटीग्रेशन ऐड ही होता है ना, सम होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, सम, ऐसे ऐसे छोटे सारे वर्क डन का सम। तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, समझ के बात को। अगर फोर्स हो कांस्टेंट किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हो तब वर्क डन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर रोटेशन मोशन की बात है, अगर टॉर्क हो कांस्टेंट हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है या फोर्स कांस्टेंट नहीं है तब ये वाले फॉर्मूले हम यूज नहीं कर सकते, तब हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। पहले छोटे से इंटरवल के लिए वर्क डन निकालते हैं, उसको करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब उन सभी छोटे छोटे वर्क डन का सम कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आता है। अब यहाँ पे टॉर्क देखो चेंज है, चेंजिंग टॉर्क है। कैसे चेंजिंग टॉर्क है, यहाँ पे रखा हुआ है डाइपोल, कितना एंगल बना रहा है ये अभी इस पोजीशन पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया रोटेट, थोड़ा सा मैंने रोटेट कर दिया, थोड़ा सा किया अभी, ठीक है। अब कितना एंगल बना रहा है, क्या अब थीटा बना रहा है, नहीं, अब एंगल तो चेंज हो गया। अगर एंगल चेंज हो गया तो फिर टॉर्क भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज टॉर्क का क्या फॉर्मूला था मुझे बताओ, टॉर्क किसके इक्वल है, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अभी तो डिराइव किया, तो टॉर्क जो है वो थीटा पे डिपेंड करता है, अगर थीटा चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा। तो देखो मैंने थोड़ा सा जब इसको रोटेट किया तो थीटा चेंज हुआ, थीटा चेंज होने से क्या होगा, टॉर्क चेंज हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया और रोटेट किया तो थीटा अगेन चेंज हो गया, तो टॉर्क फिर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब टॉर्क कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज ये चेंजिंग टॉर्क है, कांस्टेंट टॉर्क नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला लगा के वर्क डन फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पे इंटीग्रेशन का हमें यूज करना होगा, ठीक है। समझ गए बात, कंसेप्ट पूरा समझ गए। अब देखो, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इस पोजीशन पे इस पे लगेगा टॉर्क, और वो टॉर्क किसके इक्वल होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये तो हमने डिराइव कर लिया कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इतना टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे इस पे इतना टॉर्क लग रहा है, इसको मानना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही इंटीग्रेशन का हमें निकालना है वर्क डन, क्योंकि टॉर्क जो है वो चेंजिंग टॉर्क है, कांस्टेंट टॉर्क नहीं है, तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। तो पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे इन रोटेटिंग दिस डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग, पहले आपने लिखना भी है यहाँ पे, ठीक है, ये सारा कुछ। लेट अस कंसीडर डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन एंगल ऑफ थीटा। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग दी इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। पहले हमने छोटे से एंगल, छोटा सा रोटेट किया इसको, छोटा सा, क्योंकि ज़्यादा रोटेट करेंगे तो ये जो टॉर्क है ये तो हर पॉइंट पे चेंज होगा, तो फिर वर्क डन ने फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। बट हमने एक क्लेवर स्टेप किया इंटीग्रेशन में, क्या किया कि हमने पहले छोटा सा वर्क डन फाइंड करना है, छोटे से इंटरवल के लिए, तो टॉर्क इतना चेंज नहीं होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट ही रहेगा। तो छोटे से एंगल से इसको रोटेट किया, डी थीटा एंगल से। डी ये सिंबल यूज होता है जब हमें स्मॉल क्वांटिटी कोई बतानी हो, तो छोटे से एंगल से हमने इसको रोटेट किया, तो वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला, रोटेशन मोशन हो रहा है तो रोटेशन वाला फॉर्मूला टॉर्क इंटू एंगल, सो टॉर्क इंटू एंगल आपका आ गया डी थीटा। अब टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन से, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क किसके इक्वल है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। ये डेरिवेशन तो आप कर लोगे, बिल्कुल ईजी है, बट बीच में जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये इंटीग्रेशन क्यों यूज़ की, डायरेक्ट क्यों नहीं हमने फाइंड किया, बिकॉज टॉर्क इज चेंजिंग, यहाँ पे कांस्टेंट टॉर्क नहीं है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि सम, ऐसे छोटे छोटे वर्क डन। पहले हमने डी थीटा से रोटेट किया, वर्क डन फाइंड किया, फिर ओ डी थीटा से रोटेट किया, फिर वर्क डन फाइंड किया, फिर ओ डी थीटा से रोटेट किया, फिर वर्क डन फाइंड किया, तो उन सब का करेंगे सम, तो आ जाएगा टोटल वर्क डन। सो इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको, और लेट करते हैं हमने एंगल, स्टार्टिंग का एंगल थीटा 1 था, और थीटा 1 से कहाँ तक रोटेट किया, थीटा 2 तक रोटेट किया, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट किया। सो ये डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन हो जाएगी डब्ल्यू, ठीक है। जैसे आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े होंगे, डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, डी एक्स मतलब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 ही तो होता है, तो 1 इंटू डी एक्स ही आएगा। सो अब एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स रेज एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन यहाँ पे 0 था, ठीक है, 0 प्लस 1 अपॉन 0, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा,
और डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो x अपॉन 1 कितना आएगा, x ही आएगा। तो देखो dx की इंटीग्रेशन x आई, सिमिलरली dw की इंटीग्रेशन w, दैट इज टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रही है, p हो रही है तो कांस्टेंट है ना। p क्या है, p होता है देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विच इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो q यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या रोटेट करने से q का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, चार्ज तो वही रहेगा ना। क्या ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा रोटेट करने से, डिस्टेंस तो वही रहेगा 2a, इट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो p को हमने ले लिया कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपके सिलेबस में है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्प्लेक्स हो जाती है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो e भी कांस्टेंट है, e को भी ले लिया कांस्टेंट। तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन होगी, बिकॉज थीटा इज नॉट कांस्टेंट। इसको क्यों रखा अंदर, क्योंकि थीटा कांस्टेंट नहीं हो रहा, क्योंकि जो हम रोटेट कर रहे हैं तो थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। जो चीज़ वेरिएबल होती है उसी की इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। सो साइन थीटा इंटू डी थीटा, सो w विल बी इक्वल टू पी ई, सॉरी यहाँ लिमिट्स हमने थीटा 1 से रोटेट किया थीटा 2, मतलब स्टार्टिंग एंगल हमने वाला ये जो थीटा है ना इसको थीटा 1 माना, और जो जहाँ तक रोटेट करके ले गए तब जो एंगल बन रहा है उसको थीटा 2 माना। दो एंगल होंगे, एक स्टार्टिंग वाला एक फाइनल वाला। साइन थीटा की इंटीग्रेशन बताओ मुझे, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होती है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स आ गई फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब इस माइनस को कॉमन ले लो, सो w विल बी इक्वल टू पी ई, माइनस कॉमन ले लिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, लिमिट्स आ गई थीटा 1 से थीटा 2। अब ये लिमिट्स पुट करनी होती है इस वेरिएबल की जगह, पहले हायर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। सो विच इंप्लाइज दैट योर वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा 2 माइनस, पहले थीटा की जगह थीटा 2 माइनस फिर थीटा की जगह थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1। सो दिस इज योर वर्क डन इन रोटेटिंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी एक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसको अगर आप रोटेट करते हो तो कितना वर्क डन होगा, इतना वर्क डन होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 2 क्या है, फाइनल एंगल, रोटेट करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा 2, और रोटेट करने से पहले उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तब जो एंगल बना रहा था वो आपका एंगल आ गया थीटा 1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, वर्क डन के भी स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, अगर इफ थीटा 1 जो है वो आपका 0 डिग्री होता, मतलब स्टार्टिंग में हमने डाइपोल को ऐसे रखा था फिर रोटेट किया था। अब सपोज करो कि स्टार्टिंग में हमने डाइपोल को ऐसे रखा और फिर रोटेट किया, फिर वर्क डन फाइंड किया, मतलब थीटा 1 0, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी थीटा 1 0, और थीटा 2 तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, क्योंकि रोटेट करेंगे हम, रोटेट करके ले जाएंगे, और थीटा 2 कुछ ना कुछ एंगल होगा, थीटा 2 को थीटा मान लेते हैं। सो क्या हो जाएगा तब इस केस में वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा 2 को हमने सिंपली थीटा से डिनोट किया, माइनस कॉस थीटा 1, और थीटा 1 कितना माना 0 डिग्री इनिशियल पोजीशन, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, पी ई इंटू अंदर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका वर्क डन। ये किस केस में वर्क डन, ये किस केस में वर्क डन, अगर आपने स्टार्टिंग में डाइपोल को 0 डिग्री पे रखा है, 0 डिग्री रखने के बाद आपने रोटेट किया तो कितना वर्क डन होगा, इतना वर्क डन होगा। अगर सपोज डाइपोल किसी एंगल पे पहले से है और फिर आप रोटेट करते हो तब कितना वर्क डन होगा, तब इतना वर्क डन होगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन के नाउ ये जो हमने स्पेशल केस लिए इसके फर्दर कुछ केसेस हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, फॉर रोटेटिंग अप टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा। इसी केस के आगे फर्दर केस हैं। फर्स्ट केस में हमने माना कि स्टार्टिंग में जो डाइपोल हमने रखा वो कैसे रखा, 0 डिग्री पे रखा, ऐसे रखा। अब यहाँ से इसको रोटेट करके वर्क डन फाइंड करना है, और यहाँ से अगर हम थीटा एंगल पे इसको रोटेट करते हैं तो कितना वर्क डन हुआ, इतना वर्क डन हुआ, पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसी केस के आगे फर्दर कुछ केसेस हैं वो ले रहे हैं इसी केस के, ठीक है। सो फर्स्ट केस हमने लिया कि अगर हम डाइपोल को रोटेट करते हैं 0 डिग्री से तो कितना वर्क डन होगा, तो कॉमन सी बात है 0 वर्क डन होगा, पहले से ही 0 पे रखा हुआ है और वापस 0 पे रोटेट करके 0 पे लाना है तो कितना वर्क डन होगा, 0 वर्क डन, क्योंकि रोटेट तो किया ही नहीं, पहले भी 0 पे था अभी भी 0 पे है ना। तो अब चेक करते हैं क्या 0 आएगा। सो फॉर रोटेटिंग अप टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा कितना करना है 0 डिग्री। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, देखो पी ई इंटू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू पी ई इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0, और 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट केस के फर्दर केसेस हैं, ठीक है, इसी केस के फर्दर केसेस हैं। सेकंड, फॉर रोटेटिंग
फॉर रोटेटिंग अप टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये केस हमने लिया कि थीटा 1 0 डिग्री, मतलब स्टार्टिंग में डाइपोल रखा हुआ है ऐसे। अब इसको रोटेट करके आपने थीटा 2 कितना लिया हमने, रोटेट करके कहाँ तक लेके जाना है, 90 डिग्री तक लेके जाना है। और कितना वर्क डन होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। सो देखो थीटा 1 हमने पहले ही 0 ले लिया इस केस का। अब इसी केस के फर्दर केसेस हैं, तो थीटा 2 को हमने थीटा माना था और थीटा कितना लिया, 90 डिग्री। मतलब 0 से 90 डिग्री तक रोटेट करने में कितना वर्क डन हो रहा होगा वो हम फाइंड कर रहे हैं। सो पीई वर्क डन विल बी इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 इज 1, पीई इंटू 1 पीई आएगा। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, पीई। सो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा हुआ है 0 वाली पोजीशन पे, केस फर्स्ट थीटा 1 0, ठीक है, और रोटेट करके थीटा 2 कितना 90, और कितना रोटेट करते हो उसको, फोर्स लगा के आप कितना रोटेट करते हो, 90 डिग्री तक लेके जाते हो, तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन होगा पी इंटू ई। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट केस, फॉर रोटेटिंग अप टू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू, ये जो केसेस मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। अगर 180 डिग्री तक रोटेट करना है तो तब वर्क डन देखो कितना होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस, क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस और थीटा कितना 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, कितनी वैल्यू होती है -1। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस, और यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू -1, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 2। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 2 पीई। मतलब हर 90 डिग्री पे पीई वर्क डन हो रहा है। देखो पहले हमने 0 से रोटेट किया 90 तक, तो कितना वर्क डन आया, पीई। फिर हमने सेकंड केस में 0 से रोटेट किया कितना, 180 तक, 90 + 90 इतना रोटेट किया 180 डिग्री, तो कितना वर्क डन हो गया, 2 पीई। इसका मतलब 90 से यहाँ तक आने में पीई हुआ होगा। इसका मतलब ये आ गया 0 डिग्री पे, केस फर्स्ट थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 माने हमने थीटा, ठीक है, थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 1 कितना माना, थीटा, थीटा 2 माना थीटा, ठीक है। तो कितना वर्क डन आया, ये आ गया हमारे पास वर्क डन पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर इस केसेस के हमने फर्दर केसेस लिए। अगर थीटा 0 डिग्री से 0 डिग्री तक ही रोटेट करना है, मतलब थीटा 1 भी 0 थीटा 2 भी 0, दोनों 0, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ऑब्वियस सी बात, इस पोजीशन में पड़ा है और रोटेट करके इसी पोजीशन में लाना है, मतलब इसको हिलाना ही नहीं है, तो वर्क डन 0। लेकिन सेकंड केस, अगर हमें 90 डिग्री तक रोटेट करना है, थीटा 1 0 है, देखो अब इसको कहाँ तक लेके जाना है, थीटा 2 कितना 90 डिग्री, इतना रोटेट किया, तो कितना वर्क डन हुआ, पीई। कितना वर्क डन हुआ, पीई। नेक्स्ट केस, थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 कितना 180 डिग्री तक अगर रोटेट करना है, रोटेट करके हम पूरा इसको यहाँ तक लेके आए, तो कितना वर्क डन हुआ, 2 पीई। इट मीन्स देखो 0 डिग्री पे 0 वर्क डन, 0 से 90 पे जाने पे कितना वर्क डन हो गया, पीई। फिर 0 से 180 तक जाने तक कितना वर्क डन हो गया, 2 पीई। तो हर 90 डिग्री पे देखो, ये 90 डिग्री का डिफरेंस था एंगल का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल का कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। तो देखो एंगल का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। तो हर 90 डिग्री पे पीई वर्क डन हो रहा है। कितना वर्क डन हो रहा है, पीई। देखो 0 पीई, पीई हो गया, फिर पीई प्लस पीई कितना हो गया, 2 पीई हो गया। सो हर 90 डिग्री पे कितना वर्क डन हो रहा है, 90 पीई। So this is your required expression for work done in rotating an electric dipole placed in a uniform electric field. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है, उसको रोटेट किया आपने एक्सटर्नल टॉर्क लगा के, तो कितना वर्क डन होगा। अब वर्क डन फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू रोटेशन वाला वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगल होता है, बट ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे टॉर्क चेंज हो रहा है, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो जब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूंगा तो एंगल चेंज होगा हर पॉइंट पे, तो एंगल चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा, क्योंकि टॉर्क थीटा पे डिपेंड करता है। इट मीन्स टॉर्क इज चेंजिंग हियर, ठीक है। तो चेंजिंग टॉर्क के लिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, मैंने एग्जांपल करके आपको बताया, ठीक है। क्योंकि अगर टॉर्क हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो जब आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाओगे, आप वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया था, जब टॉर्क हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो अगर ये वाला फॉर्मूला मैं लगा के वर्क डन फाइंड करता हूँ टॉर्क इंटू थीटा, तो टॉर्क की क्या वैल्यू डालोगे, टॉर्क तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो कौन सी वैल्यू डालोगे। तो इस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं, पहले स्मॉल थीटा से उसको रोटेट करते हैं वेरी स्मॉल एंगल से। अब इस स्मॉल इंटरवल के लिए टॉर्क तो कांस्टेंट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, बहुत स्मॉल इंटरवल लिया, ठीक है। तो उस केस में फिर ये फॉर्मूला यूज किया हमने, इस केस में फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्मॉल में, ठीक है। स्मॉल वर्क डन आ गया ये, फिर इसको किया इंटीग्रेट, आ गया हमारे पास वर्क डन, ये आ गया हमारे पास। बट अगर फिर स्पेशल केस लिया, अगर थीटा 1 0 डिग्री है, मतलब स्टार्टिंग में डाइपोल कैसे है, इस डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा, फिर वर्क डन इतना आ जाएगा। फिर इस स्पेशल केस के फर्दर केसेस लिए कि 0 डिग्री से 0 डिग्री तक रोटेट करना है तो वर्क डन 0 होगा, 0 डिग्री से 90 तक रोटेट करना है तो वर्क डन पीई हो जाएगा, और 0 डिग्री से 180 तक रोटेट किया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 2 पीई। दैट इज हर 90 डिग्री में पीई वर्क डन हो रहा है।
पीई वर्क डन हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर सेकंड डेरिवेशन। अब आएगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड डेरिवेशन जो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस केस में आपको उसकी फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो एक बात समझ लो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम एक्जैक्टली किसी पॉइंट के लिए नहीं फाइंड कर सकते, किसी बॉडी के लिए, ठीक है। हम हमेशा फाइंड करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी एक पोजीशन में किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो वो तभी फाइंड कर सकते हो अगर किसी और पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको पता हो, ठीक है। क्योंकि हम चेंज फाइंड करेंगे, एक पोजीशन की पता होगी तो दूसरी पोजीशन की आ जाएगी, ठीक है। सो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू अ पोजीशन ऑफ ए बॉडी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो एक डाइपोल ले लो, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दो। सो हमने लिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसमें प्लेस करना हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने इसमें एक प्लेस किया, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी और इसके बीच का डिस्टेंस 2 है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए जो अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था, वहां तक ये डेरिवेशन सेम रहेगी, ठीक है। यहां तक पहले ये डेरिवेशन सेम रहेगी, कहां तक? यहां तक, ठीक है। ये जो वर्क डन अभी पहले आपने पूरा यही प्रोसेस करना है यहां तक, उसके बाद क्या करना है फिर हम देखते हैं। पहले मैं यहां तक नोट कर लेता हूं, ठीक है। ये हमने डेरिवेशन कर लिया वर्क डन का। अगर किसी डाइपोल को हम रोटेट करते हैं तो वर्क डन कितना होता है? माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो ये मैंने वही डेरिवेशन वर्क डन वाली यहाँ पे नोट डाउन कर ली, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। जब भी हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो कितना वर्क डन होता है? माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 1 आ गया आपका इनिशियल एंगल जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाएगा, और थीटा 2 हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो एंगल बनाएगा आफ्टर द रोटेशन, जब हमने उसको रोटेट किया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो इतना वर्क डन होगा। अब 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, जो वर्क डन होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो वर्क डन होता है किसी बॉडी पे जो आप वर्क डन करते हो वो इक्वल टू हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। हमें इसकी फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। हमने वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हमने फाइंड कर ली, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। बट हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, हमें किसी एक पोजीशन पे उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए इन दोनों पोजीशन में से किसी एक पोजीशन की हमें पता होनी चाहिए, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक लिमिट पुट करते हैं। क्या लिमिट पुट करते हैं? यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे हम थीटा 1 को पुट कर देते हैं सीधा 90 डिग्री। थीटा 1 को जब 90 डिग्री पुट करोगे तो जो इनिशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो आएगी। ऐसा क्यों हुआ, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम थीटा 1 को पुट करेंगे जब 90 डिग्री, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि जब डाइपोल 90 डिग्री पे होता है, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे होता है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ऐसा क्यों होता है, आओ देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी, सपोज यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रखना है डाइपोल को कहाँ से उठा के लाना है आपने? डाइपोल को उस पोजीशन से उठा के लाना है जहाँ पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे नहीं होती है? इनफिनाइट डिस्टेंस से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है ना, यही आपको नहीं पता होते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी? जब डिस्टेंस इन्फिनाइट होगा। सो आर जब होगा इन्फिनिटी, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी होता है जीरो। तो फोर्स जितनी मर्जी हो, फोर्स डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, आंसर क्या आएगा? जीरो। सो ई कितनी हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब जब आर इन्फिनिटी होगा तब ई जीरो होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से अंदर लाना है, मतलब ऐसी पोजीशन से लाना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होती है? इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। ओके, इतनी बात समझ गए। जो हम डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं ना, वो हम इन्फिनाइट डिस्टेंस से लाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वहां पे कोई और चार्ज नहीं होगा। ओके, अब डाइपोल को उठा के लाना है इसके अंदर। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है कि दो इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब इनको उठा के हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं। सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज को उठाया,
ठीक है, और यहाँ से लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे प्लेस कर दिया। कहाँ पे प्लेस कर दिया? यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, सो मैंने कितना वर्क डन किया? जितना वर्क डन किया होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जितना वर्क डन किया। अब मैंने कितना वर्क डन किया? सपोज लेट कर लेते हैं हमने 100 जूल ऑफ वर्क डन किया। अब ये जो वर्क डन हुआ 100 जूल का पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने में, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मुझे ये बताओ। ये वर्क डन होगा पॉजिटिव। कैसे होगा पॉजिटिव? बिकॉज हम पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगी। देखो ना, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी? रिपेल करेगी। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो हमें इसको यहाँ पे लाने के लिए किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी? इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो हमें इसको इधर लाने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी। और इसका मोशन भी कहाँ होगा? इसको हम मूव भी इस तरफ करेंगे। तो जब फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में कैसा वर्क डन होता है? पॉजिटिव वर्क डन होता है। ये याद रख लो आप, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री और वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तब एंगल हो जाता है 180। देखो ना, वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस जहाँ पे 0 डिग्री जब डालेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव। लेकिन जब अगर अपोजिट हो, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और डिस्टेंस इस डायरेक्शन में हो रहा है, तब वर्क डन नेगेटिव होता है। कैसे? वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा। अब थीटा डालो 180 डिग्री, एफ डी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 है ना। एफ डी इंटू -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? वर्क डन आ जाएगा माइनस एफ डी, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। तो याद रखना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रही हो तब पॉजिटिव वर्क डन होता है, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तब नेगेटिव वर्क डन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाने पे हमने लेट किया कि 100 जूल ऑफ वर्क डन होगा। हमें नहीं पता कितना होगा, हमने लेट किया 100 जूल हुआ, लेकिन इतना हमें पता है कि पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसको मूव भी कर रहे हैं। अब नेगेटिव चार्ज में उल्टा केस होगा। नेगेटिव चार्ज में वर्क डन होगा नेगेटिव। वाई? देखो, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये इसको रिपेल कर रहा था। ये देखो, ये लाइक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा मतलब इधर फोर्स लगाएगा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे। तो हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इस तरफ मूव कराया। फोर्स भी इस तरफ लगाई हमने, मूव भी इस तरफ कराया। अब नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा? ये तो अट्रैक्ट करेगा ना नेगेटिव चार्ज को, मतलब नेगेटिव चार्ज खुद ब खुद इधर जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन नहीं लानी है, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना है। तो हम इसको ऐसे रोक के रखेंगे, ऐसे रोक के लेके आएंगे, ऐसे रोक के आहिस्ता आहिस्ता यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लगाएंगे। मतलब इस पे हम फोर्स लगाएंगे इस तरफ और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ। तो कितना एंगल हुआ? 180 डिग्री का। मतलब वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। और वर्क डन होगा कितना? 100 जूल का ही होगा इस केस में, क्योंकि दोनों चार्ज क्यों हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों को सेम डिस्टेंस से हम ला रहे हैं। कहाँ पे ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, सेम डिस्टेंस से ला रहे हैं। और नेगेटिव चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा आके, ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर हो जाए। देखो, सपोज ये इन्फिनाइट डिस्टेंस है, तो यहाँ से लाया मैंने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रखा, यहाँ से लाया, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस है, यहाँ से लाया नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे रखा। दोनों का डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कैसा है? सेम है। डिस्टेंस है ना सेम, तो डिस्टेंस सेम और चार्ज की क्वांटिटी भी सेम, क्यों और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी उतनी इधर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? वर्क डन दोनों इक्वल वर्क डन होंगे। बस डिफरेंस ये है कि एक में प्लस 100 जूल का वर्क डन होगा, एक में माइनस 100 जूल का वर्क डन होगा। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर लाने में याद रखना पॉजिटिव वर्क डन होता है, और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में नेगेटिव वर्क डन होता है। और दोनों वर्क डन यहाँ पे इक्वल होंगे। इक्वल इसलिए होंगे, देखो हमने परपेंडिकुलर लाए, इस पोजीशन में रखे, इस पोजीशन पे रखे, मतलब देखो डिस्टेंस सेम, इन्फिनाइट से दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। देखो ना, ये डिस्टेंस है इसका इन्फिनाइट से और ये डिस्टेंस है इसका इन्फिनिटी से, तो दोनों डिस्टेंस है सेम और चार्ज भी है सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। तो वर्क डन जो होगा सेम होगा बट अपोजिट होगा। एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में प्लस का वर्क डन होगा और नेगेटिव चार्ज को माइनस में वर्क डन होगा। अब कितना होगा ये हमें नहीं पता, 100 जूल हो सकता है, 200 हो सकता है, हम एक्स जूल मान लेते हैं। तो ये प्लस एक्स जूल, ये माइनस एक्स जूल, तो टोटल कितना हो गया? प्लस एक्स माइनस एक्स 0। इसका मतलब दोनों चार्जेस को इस पोजिशन तक लाने तक कितना वर्क डन हुआ? कितना वर्क डन हुआ? 0। कितना वर्क डन हुआ? 0 वर्क डन हुआ। अब ये याद रखना, इधर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ था। जब यहाँ पे थे तो कोई भी वर्क डन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ भी 0, दोनों तरफ 0, तो वर्क डन 0। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। तो इस केस में
इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी जब डाइपोल को परपेंडिकुलर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है कि डाइपोल को हमें बाहर से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। अब बाहर से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना भी वर्क डन होगा वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी तो लॉस नहीं हो सकती ना, एनर्जी का नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने जो वर्क डन किया तो एनर्जी खर्च की होगी वर्क डन करने में, तो जो हमने एनर्जी खर्च की वो कहाँ गई? वो स्टोर हो जाएगी एज ए पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड दी डाइपोल। अब यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वो इक्वल एंड अपोजिट हुआ, तो इक्वल एंड अपोजिट वो हो जाएंगे कैंसर। तो कितना वर्क डन हुआ? जीरो वर्क डन हुआ। अगर वर्क डन जीरो हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? उसमें से कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? जीरो। इसलिए हम ये वाली लिमिट लेंगे कि θ1 लेंगे 90 डिग्री। θ1 90 से क्या होगा? उसकी पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर वो इनिशियली इस पोजीशन पे है तो अभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। तो यहाँ से इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ तो फिर अब वर्क डन होगा, अब वर्क डन होगा वो जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगी इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यूएफ। वो फिर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देखो यू आई की वैल्यू होगी जीरो, तो यहाँ से यू आई की वैल्यू होगी जीरो, काट दो तो यू एफ किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन के इक्वल। और वर्क डन हमने वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड किया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। समझ गए? यहाँ तक आपने सेम करना है वर्क डन का। उसके बाद ये कंडीशन पुट करनी है, ये कंडीशन पुट करनी है, θ1 को 90 डिग्री पुट करना है। उससे क्या होगा? यू आई जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो जाएगी। वो मैंने बता दिया क्यों जीरो होगी, क्योंकि जब इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो प्लस का वर्क डन होगा और नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो नेगेटिव का वर्क डन होगा। और अगर परपेंडिकुलर ला के रखते हैं तो दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों वर्क डन इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट तो हुए ही ना, क्योंकि पॉजिटिव को लाने में प्लस वर्क डन हुआ बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम थी, और नेगेटिव को लाने में नेगेटिव वर्क डन हुआ बिकॉज फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं, फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है। फोर्स इस तरफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये चार्ज पहले से ही ये वाला पॉजिटिव चार्ज उसको खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो एक्सेलरेट नहीं होने देना, हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाना है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक बॉल को, इस पेन को मैंने अपने हाथ पे रखा, ठीक है, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे लेके जाओ, तो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, देखो अभी नीचे लेके जा रहा हूँ, तो मैंने वर्क डन किया क्योंकि मैंने फोर्स भी लगाई और मोशन भी हुआ। लेकिन इस केस में जो वर्क डन हुआ वो नेगेटिव वर्क डन हुआ। वाई? बिकॉज देखो इस पेन पे मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? इसको ग्रेविटी नीचे से खींच रही है, तो मैं इसको कहाँ फोर्स लगा रहा हूँ? ऊपर की तरफ, है ना, मैं तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, बस आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। तो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल, तो वर्क डन नेगेटिव। वही यहाँ पे केस है, ये चार्ज खुद ब खुद इधर जाना चाह रहा है, हमें इसे रोक रोक के लाना है, मतलब इस पे फोर्स इस तरफ लगानी है, बैलेंस करके लाना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लगाना है, एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। तो फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, एंगल 180, नेगेटिव वर्क डन। समझ गए? जब परपेंडिकुलर पोजीशन पे होगा डाइपोल तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी बिकॉज इनफिनाइट डिस्टेंस से उसको परपेंडिकुलर पोजीशन तक लाने तक वर्क डन जीरो होगा। अगर किसी और पोजीशन तक लाए तो तब वर्क डन जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन तक लाना है मुझे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब वर्क डन जीरो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट हो गया। देखो इसका इन्फिनिटी से डिस्टेंस आ गया इतना और इसका इन्फिनिटी से डिस्टेंस कम हो गया थोड़ा, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन कम होगा, यहाँ पे वर्क डन ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाला वर्क डन ज्यादा होगा, तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव में आंसर आएगा और वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इस पोजीशन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें चाहिए यू फाइनल और यू इनिशियल में से कोई एनर्जी जीरो हो जाए। वो जीरो यू इनिशियल जीरो हो सकती है कब? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे देखो ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ऐसे डाइपोल रखा हुआ है तो इन दोनों का इन्फिनिटी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सपोज ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी लाइन है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, तो इस केस में वर्क डन जीरो होगा क्योंकि इसको लाने में पॉजिटिव वर्क डन होगा, इसको लाने में उतना ही नेगेटिव वर्क डन होगा, तो वर्क डन जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। बस इतनी सी बात थी। समझ के बाद वर्क डन वाला एक्सप्रेशन यहाँ तक करना है। इसके बाद आपको डेरिवेशन में क्या करना है? नाउ लेट θ1 मान लेना 90 डिग्री, और अगर θ1 90 डिग्री हुआ तो u इनिशियल की, सॉरी पहले में हम एक चीज़ कर लेते हैं। हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है? वी नो दैट ये 11th में आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इसके इक्वल है, पुट कर दो माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। अब हम लिमिट पुट करेंगे। नाउ लेट θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री
और अगर स्टार्टिंग में डाइपोल का एंगल 90 डिग्री हुआ, दैट इज ऐसे हुआ, तो उस पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि इस पोजीशन तक लाने में, इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक लाने में वर्क डन कितना हुआ, जीरो। जितना वर्क डन होता है उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वर्क डन यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा, तो इसकी मतलब इस पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, तो इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू एफ विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई, ये तो जीरो हो गया ना, तो इसको छोड़ दिया हमने, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, और थीटा वन कितना पुट करना है 90, और कॉस 90 कितना होता है जीरो, कॉस 90 जीरो, तो ये फैक्टर हो जाएगा जीरो। सो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस पीई कॉस थीटा टू। थीटा टू को आप थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। थीटा टू क्या हुआ, क्योंकि थीटा वन अब रहा नहीं, तो थीटा टू का क्या मतलब, तो हमने थीटा टू को थीटा से रिप्लेस कर दिया कॉस थीटा। सो अगर किसी डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट करते हो, ये भी याद रखना 90 डिग्री से, स्टार्टिंग में वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद जो पोजीशन होगी, उस पोजीशन पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी माइनस पीई कॉस थीटा। कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या है, कहाँ से अगर रोटेट करते हो 90 डिग्री से, अगर किसी और पोजीशन से रोटेट करते हो, इस पोजीशन से मैंने रोटेट करके इस पोजीशन तक लाया, तो तब पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, बट पोटेंशियल एनर्जी यही रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ क्लेवर स्टेप किया है, यहाँ पे एक लिमिट पुट की, उस ये लिमिट आपको, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आपको समझ में आना चाहिए कि थीटा 90 डिग्री पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो हमें फाइनल मिल जाएगी, मतलब फाइनल मिल गई, मतलब किसी भी पॉइंट के लिए, अब ये मिल गया ना, अब किसी भी पॉइंट के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अगर डाइपोल किसी भी पोजीशन पे आपने कितना भी उसको रोटेट किया, सपोज 30 डिग्री रोटेट किया, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, माइनस पीई कॉस 30 डिग्री। समझ गए बात को। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस है। अब हम डिफरेंट पोजीशंस पे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, फार्मूला में मिल चुका है। तो पहले हम फाइंड करते हैं डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये आ गया आपके पास, यू। अब सिर्फ यू से डिनोट करो, यू फाइनल लिखने की जरूरत आपको नहीं है, यहाँ पे यू फाइनल हटा दो, क्योंकि यू इनिशियल ही नहीं रहा, तो फाइनल क्या लिखना है। सो पोटेंशियल एनर्जी होती है पीई कॉस थीटा, थीटा हमने लिया 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री होता है 1, सो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पीई। सो जब भी आपका डाइपोल किस डायरेक्शन में होगा, पैरेलल टू दी, थीटा जब 0 डिग्री होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो उस डायरेक्शन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पीई, ठीक है। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने देख लिया, ये तो 0 आएगी, ये हमने देख लिया 90 डिग्री पे 0 होती है। चलो फाइंड करके देख लेते हैं, u इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सॉरी माइनस पीई, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना 90 डिग्री, कॉस 90 पे कितना होता है 0, तो मल्टीप्लाई होकर पूरा 0। तो ये तो हमने देख भी लिया कि ये तो पूरा एक्सप्लेन किया कि 90 पे क्यों 0 होता है, क्योंकि 90 पे इन्फिनिटी से दोनों चार्जेस को 90 डिग्री तक लाने में वर्क डन 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज को लाने में उतना नेगेटिव वर्क डन होगा, तो टोटल वर्क डन 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। फिर 180 डिग्री पे देख लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो u इज इक्वल टू होता है माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, ठीक है, कॉस 180 डिग्री। सो u विल बी इक्वल टू कॉस 180 कितना होता है, -1, माइनस पी इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो पी। तो 180 डिग्री पे कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, 180 डिग्री पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पीई, ठीक है। सो जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एट एन एंगल 0 डिग्री पे रखोगे, तो उस पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पीई, और जब रखोगे उसको 90 डिग्री पे, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, और जब उसको रखोगे 180 डिग्री पोजीशन पे, इस पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पीई, ठीक है। इन्हीं पोजीशंस पे हमने टॉर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, तो उनको इनके साथ आप क्या कर लो, एक साथ लिख के कहीं पे मेमोराइज कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, ठीक है। अब एक बात, अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि एट विच पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, तो आप बोलोगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब मैं आपको पूछता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल मिनिमम किस पोजीशन पे होगी, तो तब ये आंसर नहीं होगा आपका। मिनिमम किस पोजीशन पे होगी, मिनिमम होगी इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस पीई। तो क्या माइनस वाला नंबर बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है, माइनस वाला नंबर 0 से भी पीछे होते हैं, 0 से भी छोटे होते हैं, इसका मतलब दिस इज योर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो ये याद रखना, अगर आपको पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होती है, तो जब डाइपोल परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तब 0 होती है, और मिनिमम कब होती है, जब डाइपोल एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री होगा तब मिनिमम होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इन तीनों केसेस के एक एक बार, टॉर्क की वैल्यू इन पोजीशंस पे और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। पहले हम ले लेते हैं 0 डिग्री वाली वैल्यू,
ये आ गया 0 डिग्री प्लस क्यू माइनस क्यू, हमने ये डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 डिग्री एंगल पे, ठीक है। सो इस केस में आपका टॉर्क अपने फाइंड किया था तो कितना आया था मुझे बताओ। इस केस में टॉर्क आया था 0, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखो 0 डिग्री पे माइनस पीई, ठीक है। सेकंड केस, जब हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर रखा, किसको, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के जब रखा हमने परपेंडिकुलर इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 आई थी, ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन पे 0 होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये देख लो 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी 0, और टॉर्क कितना था इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे टॉर्क था आपका पीई, ठीक है, देख लो अभी डेरिवेशन की थी, इस पोजीशन पे आपका टॉर्क था पीई। नेक्स्ट पोजीशन 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे जब रखेंगे हम किसको, ये आ गया आपका 90 डिग्री वाला केस, ये आ गया आपका 0 डिग्री वाला केस, और ये आपका आ गया 180 डिग्री वाला केस। जब डाइपोल को हम रखेंगे किस एंगल पे, 180 डिग्री पे, मतलब यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया 180 डिग्री वाला केस। इस केस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई प्लस पीई, और इस केस में जो टॉर्क आया था वो कितना आया था, इस केस में भी टॉर्क 0 आया था। ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि यहाँ से अगर इसको मैं हिलाऊंगा तो वापस इस पोजीशन पे नहीं आएगा, वापस कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे चला जाएगा। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये तीनों के फॉर्मूले, दोनों के फॉर्मूले तीनों केसेस में ये अलग अलग से आप लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट केस में यहाँ पे टॉर्क 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे अगेन टॉर्क 0 बट पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने आज की हैं। वर्क डन का अलग से करना है, अगर आपको वर्क डन पूछा तो वो अलग डेरिवेशन है, और अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा वो अलग है। बुक्स में क्या है, ये एक ही डेरिवेशन दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, उसी में वर्क डन, उसी में पोटेंशियल एनर्जी, तो ये डिफरेंट आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब ये जो हमने ये जो कंडीशन ली थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको अच्छे से समझना। थीटा 190 डिग्री, उसमें यू इनिशियल 0। अब ये कंडीशन जो है ना, ये जो हमने कंडीशन सिचुएशन ली थी, ये हम इस डेरिवेशन को एक और मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख लो, ठीक है। आप चाहे तो आपको जो मेथड अच्छा लगेगा, जो कंडीशन अच्छी लगेगी आप वैसे ही करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंडीशन ली थी थीटा 190 डिग्री, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उस केस में 0 हो गई थी, हमने देखा था कंसेप्ट से। अब हम थीटा 190 डिग्री ना लेके अगर मैं यहाँ पे थीटा 10 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा 1 देखना, फिर भी फॉर्मूला यही आएगा, यू किसके इक्वल आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। अब मैं थीटा 1 ले लेता हूँ 0 डिग्री, ठीक है, थीटा 1 मैंने ले लिया 0 डिग्री। इस केस में अब यू आई कितना हो जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। थीटा 1 0 का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपको इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पे लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, और किस एंगल पे लाना है, 0 डिग्री पे लाना है, मतलब इस तरह से लाना है, इस तरह से लाना है, ऐसे रखना है ला के। पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ला के रखना है, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ला के रखना है। सपोज ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, यहाँ से इन दोनों चार्जेस को उठा के लाया, तो पॉजिटिव चार्ज को हमने पहले उठाया, उसको यहाँ तक लाया सपोज, फिर नेगेटिव चार्ज को यहाँ से उठाया, उसको भी यहाँ तक लाया, तो इस पोजीशन तक तो दोनों का वर्क डन इक्वल एंड अपोजिट होगा, देख लो ना, इस पोजीशन तक दोनों का डिस्टेंस इन्फिनिटी से सेम है। सो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में और नेगेटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जो भी वर्क डन हुआ होगा वो इक्वल एंड अपोजिट हुआ होगा, और वो हो जाएगा कैंसिल। बट पॉजिटिव चार्ज को तो हमने यहीं पे छोड़ दिया, बट नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा आगे लेके गए, इसका मतलब ये वर्क डन इस केस में एक्स्ट्रा हुआ है, तो इस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। यहाँ तक का वर्क डन कैंसिल, यहाँ तक का वर्क डन कैंसिल, बट ये एक्स्ट्रा वर्क डन जो है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ देखो लीनियर मोशन हो रहा है, यहाँ को रोटेशन मोशन नहीं हो रहा, हमने चार्ज को उठा के सीधा यहाँ पे लाया है, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। अब नेगेटिव चार्ज पे वर्क डन है तो नेगेटिव आएगा, ये वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज को हम रोक के ला रहे हैं, वो खुद आना चाह रहा है, हम उसको रोक के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ला रहे हैं, मतलब ऐसे ला रहे हैं पकड़ के, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज खुद आना चाह रहा है, ये खुद आना चाह रहा है, ये देखो ये इधर आना है, हम इसको रोक के ला रहे हैं, मतलब हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं और ये मूव इस तरफ हो रहा है। 180 डिग्री का एंगल मीन्स वर्क नेगेटिव। सो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इस क्यू चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हुई इंटू डिस्टेंस कितना है 2a, यही डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा कैलकुलेट, एक्स्ट्रा चला ना, ये वाला डिस्टेंस है ना, यही एक्स्ट्रा चला, और ये डाइपोल का डिस्टेंस है 2a इंटू 2a। अब क्यू इंटू 2a तो होता है p होता है सॉरी, सो माइनस क्यू इंटू 2a की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इंटू p, तो ये एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी, यू आई इस केस में कितनी हो जाएगी, माइनस पीई, तो यू आई की जगह आ जाएगा माइनस पीई। आप ये कंडीशन भी लगा सकते हो, इस कंडीशन से भी फार्मूला वही आएगा, फार्मूला आपका वही आएगा, देख लो आप, ठीक है। हमारे पास क्या फार्मूला था, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन। डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन का फार्मूला ये डिराइव किया हुआ है, लिख लो यहाँ पे माइनस पीई इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और थीटा 1 हमने कितना माना है 0 डिग्री, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यू इनिशियल इस केस में कितना आ गया, माइनस पीई आ गया, तो यू एफ माइनस इंटू माइनस पीई,
यू ई की वैल्यू यहाँ पे डाली मैंने, इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा टू, कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1, सो कॉस थीटा टू माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू एफ माइनस माइनस प्लस पी ई हो गया, या माइनस पी ई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा टू की जगह सिर्फ थीटा लिखेंगे हम, और माइनस पी ई जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी ई, ठीक है ना। पी ई को 1 से करेंगे तो पी ई आएगा, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी ई। अब ये प्लस पी ई को उधर शिफ्ट कर दो, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा प्लस पी ई, और ये प्लस पी ई इधर आएगा तो माइनस पी ई। ये देखो ये माइनस पी ई प्लस पी ई हो गया कैंसल, आपका यू फाइनल का फॉर्मूला वही है, यू फाइनल छोड़ो, अब सिर्फ यू लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा। ये देखो वही आ गया जो उस कंडीशन से आया था। आप चाहे ये कंडीशन लगाओ यहाँ पे, ठीक है, अगर थीटा 190 डिग्री हुआ तो यू इनिशियल 0 हो जाएगा, आप चाहे तो ये कंडीशन लगाओ, अगर थीटा 10 डिग्री हुआ तो यू इनिशियल माइनस पी हो जाएगा। दोनों कंडीशन से ये डेरिवेशन हो सकता है, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों कंडीशंस बता दी, ठीक है। सो इफ